बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं कि जीएचक्यू के अंदर क्या हो रहा है। मैं पहले बहुत सारी चीजों के ऊपर बात कर चुका हूं। एक जो अहमद नूरानी की खबर आई थी जनरल बाजवा की फैमिली के एसेट के हवाले से, वो सारी की सारी मैं बता चुका हूं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। उसके हवाले से मैंने ये भी क्लियर कर दिया था कि ये अहमद नूरानी ने इसीलिए किया कि जनरल बाजवा और उसके टोले को प्रेशर में लाया जा सके। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं जो जीएचक्यू के हवाले से, स्पेसिफिकली जीएचक्यू के अंदर क्या हो रहा है, ये तमाम तर चीजें हैं जो मैं इस ऑडियो लॉग में क्लियरिफाई करना चाहता हूँ। अब जीएचक्यू के अंदर सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो 3 जनरल हैं जो बेसिकली लड़ना चाहते हैं नवाज शरीफ के साथ। उसमें सबसे ऊपर है जनरल बाजवा, उसके बाद आता है जनरल अजहर अब्बास, उसके बाद आता है जनरल साहिर शमशाद। ये 3 लोग हैं और तीनों ही बड़ी की और क्रिटिकल पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। सो सारी की सारी गेम इनके हवाले है और यही लोग हैं जो चाहते हैं कि आर्मी चीफ अब हमारी पसंद का आएगा, नवाज शरीफ की मर्जी का नहीं आएगा। और इन तीनों के साथ मिलकर कौन बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है डिफेंस सेक्रेटरी। अब इन तीनों का बंदा लगाया हुआ है डिफेंस सेक्रेटरी, इनसे आगे पीछे नहीं हो सकता। डिफेंस सेक्रेटरी के अंदर हिम्मत भी नहीं होगी कि उल्टी सीधी समरी लिखने की कोशिश करे या प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर चलने की कोशिश करे। सो ये एक और बंदा हो गया इनके हवाले। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी अलग ताड़ कर बैठा हुआ है। वो भी कोई उल्टी सीधी समरी के ऊपर सिग्नेचर वगैरह नहीं करने वाला। शीरी मजारी तो खुद जाकर बैठ गई है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर कि देखती हूँ कौन सी समरी जाकर पास होती है यहाँ से और कौन आता है समरी पास करवाने के लिए। सो वहां पर भी एक अलग ही रोला पड़ा हुआ है। सो समरी वही निकलेगी जो जीएचक्यू निकालेगा, उसके बाद नाम भी वही सेलेक्ट होगा जो जीएचक्यू कहेगा और उसके बाद प्रेसिडेंट भी उसे अप्रूव करेगा और उसके बाद जाकर ये सारी की सारी चीजें अपने मंतक की अंजाम तक पहुंचेंगी। अगर इसके बीच में किसी और ने हाथ मारने की कोशिश की, जो कि बहुत सारे लोग हाथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ कह रहा है कि मेरा बंदा लगाओ आसिम मुनीर। अब आसिम मुनीर ने भी अलग ही रोला डाला हुआ है जीएचक्यू के अंदर। वो बड़ा ही अब दूसरे ऑफिसर्स को कन्विंस करता फिर रहा है कि मैं आर्मी चीफ बनने वाला हूं, अगर कुछ उल्टा सीधा हो तो आप मेरा साथ दीजिएगा। मतलब दूसरे रैंक एंड फाइल के जनरल्स हैं, जो दूसरे कोर कमांडर्स हैं, जिनके पास ट्रूप्स होते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। सो एक्चुअली में 10 कोर जो है ना, जो जनरल साहिर के अंदर है, वो तो सारी की सारी कोर जनरल साहिर कमांड कर रहा है। सो अगर जीएचक्यू के ऊपर जनरल आसिम मुनीर कुछ करना भी चाहे तो वो कुछ नहीं कर सकता। बाय द वे आसिम मुनीर बड़े रेश टेम्पर का आदमी है, मतलब उसके पास कुछ पेशेंस वगैरह नहीं है। अगर इसको थोड़ा भी कोई प्रोवोक करेगा ना तो वो बस उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देगा। सो वो बड़ा रेश बंदा है। सो उसके अंदर वो थिंकिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर ये बंदा नवाज शरीफ आर्मी चीफ लगा भी देगा तो ये जनरल मुशर्रफ की तरह कुछ ना कर बैठे नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ बड़ा जिद करके आसिम मुनीर कर रहा है और आसिम मुनीर भी हाँ करता जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं आर्मी चीफ तो बन जाऊं, बाद में देख लूंगा नवाज शरीफ को भी। सो ये बड़ा जिद्दी बंदा है और इसको प्रोवोक करना भी बड़ा आसान है। ये मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा है जैसे जनरल मुशर्रफ था। सो अगर नवाज शरीफ से लगाएगा तो मुझे बड़ी शक है कि नवाज शरीफ को ही कहीं उल्टे गले में ना पड़ जाए ये बंदा। और बाय द वे ट्रैक रिकॉर्ड नवाज शरीफ का कुछ अच्छा नहीं रहा है बंदे लगाने में, आर्मी के ऊपर बंदे लगाने में। और बेसिकली नवाज शरीफ का भी क्या कसूर है? सारे जनरल नालायक बैठे हुए फौज के अंदर, जिसी को भी लगाता है वो सारा के सारे गद्दार निकलते हैं। सो इसमें नवाज शरीफ का भी कोई कसूर नहीं है। सो इस वक्त जीएचक्यू इंटरनली बहुत ज्यादा डिवाइडेड हुआ है और इसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर चाहता है कि मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए, मैं जीएचक्यू के अंदर कुछ ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन बातें करने की होती है, बनने के बाद ये बंदा कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है। सो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जीएचक्यू के अंदर, जो 3-4 जनरल बैठकर जीएचक्यू के ऊपर काबिज बैठे हुए हैं, जिनके नाम मैं पहले बता चुका हूं, वो चाहते हैं कि हमारे में से ही कोई बंदा आए और हम ही अपना आर्मी चीफ खुद लगाए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर हमारा कंट्रोल इस जीएचक्यू के ऊपर रहे, जिसकी वजह से जनरल बाजवा को प्रोटेक्शन वगैरह मिलती रहे। अब इसके लिए कहेंगे कि बड़ा पेट्रियट ऑफिसर है, बड़ा ये ऑफिसर है। अब जीएचक्यू के जितने भी आउटस्पोकन बंदे हैं ना, जो बाहर मीडिया के अंदर बैठे हुए हैं, उनको भी उल्टी सीधी न्यूज फीड की जा रही है। फॉर एग्जांपल कुछ बंदों को कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर को प्रमोट करना है, कुछ को कहा जा रहा है कि जनरल साहिर शमशाद को प्रमोट करना है। सो इसी तरह से उल्टी सीधी न्यूज़ें चलाई जा रही है। अब वो जो बंदे हैं जो मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाते हैं जीएचक्यू का या डीजीआईएसपीआर का, वो सारे के सारे कंफ्यूज है कि किसका ऑर्डर माने, आसिम मुनीर का माने या उसका माने। आईएसआई अलग ऑर्डर दे रही है तो जीएचक्यू दूसरी तरफ का ऑर्डर दे रहा है। सो यहाँ पर ये सारे कुछ इतर बितर बैठी हुई है। सो यहाँ पर सारी चीजें उल्टी सीधी चल रही है। अब आते हैं कि नवाज शरीफ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। नवाज शरीफ एक्सपेक्ट कर रहा है आसिम मुनीर से कि आसिम मुनीर आएगा और उसके बाद मिलिट्री के ऊपर मैं डायरेक्टली कमांड करूंगा और फिर मिलिट्री वही करेगी जो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेजर जनरल फैसल नासिर वो तो दिन रात कोशिश कर रहा है किसी ना किसी तरह से इमरान खान को एलिमिनेट किया जाए। और मेजर जनरल फैसल नासिर पता नहीं क्यों नवाज शरीफ का चट्टा बट्टा बन के बैठा हुआ है, मतलब उनका एक हायर्ड असिस्टेंट बनकर बैठा हुआ है। अब मुझे जो शक पड़ता है ना कि मेजर जनरल फैसल नासिर को आईएसआई में लाने के पीछे भी नवाज शरीफ का ही हाथ था और इसको लाने के पीछे जनरल आसिम मुनीर का हाथ था। सो ये जो सारा का सारा नेटवर्क बैठा हुआ है ना अब फौजियों के अंदर, ये नवाज शरीफ ही डायरेक्टली कमांड कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं, जो कि रैंक एंड फाइल ने क्लियर कहा है अपनी हाई कमांड को, जो कि मिलिट्री हाई कमांड को अपनी लोअर कमांड ने कहा है कि हमसे मेहरबानी करके कोई ये उम्मीद ना करे कि हम सड़कों पे उतरेंगे और गोलियां चलाएंगे। अगर गोलियां चलाने की नौबत आई तो सबसे पहले गोलियां सीनियरों के ऊपर चलेंगी, जो हमारे कमांडर्स है पहले उनकी लाशें गिरेंगी, बाद में देख लेंगे कि मुल्क को कैसे चलाना है। सो अगर जनरल आसिम मुनीर चाहता है कि मैं आर्मी चीफ बनने के बाद नवाज शरीफ की हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं, तो जो उसके लोकल ट्रूप्स है वो बिल्कुल भी एग्री नहीं करे। इनफैक्ट
डायरेक्ट लोकल ट्रूप्स के प्रेशर की वजह से ही जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहा था, वरना जनरल बाजवा को क्या मत पड़ी हुई है कि जनरल साहिर शमशाद को प्रमोट कर रहा है, वरना जनरल बाजवा तो एक्सटेंशन लेना चाहता था। सो इसी लोकल ट्रूप्स के चक्कर में जनरल बाजवा एक्सटेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि लोकल ट्रूप्स ने कन्विंस कर दिया है कि हम आपकी एक्सटेंशन बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। उसके अलावा जो आर्मी के अंदर जो जनरल अप्रूवल है वो जनरल साहिर शमशाद के साथ है कि यार बस यही बंदा अप्रूव्ड है, इसको ही लगाना है, अब इसके ऊपर ही हम सबका एतमाद होगा। अब अगर आर्मी के जनरल साहिर शमशाद को नहीं लगाया जाता, यानी जीएचक्यू की चॉइस को अप्रूव नहीं किया जाता, बल्कि जीएचक्यू के ऊपर अपने बंदे को लगाने की कोशिश की जाती है जैसे कि आसिम मुनीर, तो बड़ा सख्त रेस्पॉन्स होगा। आसिम मुनीर कमांड तो ले लेगा लेकिन इसके बिल्कुल भी ओबीडियंस ही नहीं मिलेगी, इसके साथ बुरा असर हो सकता है। ऐसा ना हो कि इसके साथ वो असर हो जाए जो जियाउद्दीन भट्ट के साथ हुआ था। सो आप 12 अक्टूबर 1999 वाला किस्सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। वजह यह है कि अगर इन्होंने कोई डंडी मारने की कोशिश की, किसी तरह से उल्टी सीधी समरी अप्रूव करवा के प्रेसिडेंट को भेजने की कोशिश की, तो प्रेसिडेंट तो बिल्कुल सही नहीं करने वाला जब तक उसको इमरान खान अप्रूवल ना दे दे। और उसके अलावा अगर इन्होंने पीटीवी के ऊपर अनाउंस करके, मीडिया के थ्रू अनाउंस करके डंडी मारने की कोशिश की, तो ये 12 अक्टूबर 1999 वाला किस्सा भी हो सकता है और इनको बड़ा लेने के देने पड़ सकते हैं। और जीएचक्यू के अंदर अब एक ओपिनियन बनता जा रहा है कि आसिम मुनीर को अप्रूव नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए आसिम मुनीर अप्रूव नहीं होगा। अब जनरल साहिर शमशाद के मुतालिक जीएचक्यू के अंदर एक कंसेंसस है कि इस बंदे को लगाना है और किसी को नहीं लगाना। अब यही हमारा आर्मी चीफ होगा, ये एक तरह का अप्रूवल आ चुका है विद इन रैंक एंड फाइल। सो इसके अगेंस्ट जाकर बड़ा मुश्किल हो सकता है। सो इसके अगेंस्ट कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकता, वरना फिर मार्शल की सूरत में खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन तमाम तर जमातों को। अब आते हैं कि इन पीडीएम वालों ने एक और तैयारी करके रखी हुई है। वो तैयारी ये है कि जिस तरह से जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, इसी तरह से अगर जीएचक्यू प्रेशर डलवा के अपना बंदा लगाने की कोशिश करेगा तो किसी ना किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला दाखिल करवा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी का जज बैठा हुआ है, सो वो जज जाकर इसके अंदर दखल अंदाजी करेगा। ये एक और सो मोटो लिया जाएगा, मतलब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक और सो मोटो लेगा, वो भी सियासी तौर के ऊपर इस मामले के ऊपर, और फिर एक्सक्यूज बनाएगा कि फौज के अंदर लड़ाई हो गई थी इसीलिए हम सुलह सफाई करने के लिए आ गए। सो अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर टांग अड़ाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट की भी टांग तोड़ देंगे फौजी। अब जीएचक्यू जिस फैसले के ऊपर अप्रूव कर चुका है, अब मुझे नहीं लगता कि इस फैसले से हटा जाएगा, अब यही फैसला अप्रूव किया जाएगा। अगर ये जनरल, तीनों जनरल अजहर अब्बास, जनरल साहिर शमशाद और जनरल बाजवा अपना बंदा लाने में नाकाम रहे, जो कि इन तीनों में से कोई होगा, तो फिर इनके लिए बड़े मसले होने वाले। जनरल अजहर के लिए भी होंगे, जनरल साहिर के लिए भी होंगे, जनरल नदीम अंजुम के लिए भी होंगे, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर जैसे ही आ गया और इनके अप्रूवल के बगैर आ गया तो वो उल्टे सीधे जनरल्स प्रमोट करना शुरू करेगा और अपनी टीम लाने की कोशिश करेगा। जैसे ही अपनी टीम लाएगा उसके बाद इन सब जनरलों को जिन्होंने इनकी मुखालिफत की है, इनके खिलाफ इतने करप्शन के केसेस है, इनके खिलाफ इतने क्रिमिनल केसेस है, वो सारे के सारे खोल देगा। फिर इन जनरलों को कौन बचाएगा? इसीलिए यहाँ पर एक जिद बनी हुई है कि अब जो जनरल आएगा वो इन तीनों जनरलों में से एक आएगा और इन तीनों की मर्जी से आएगा। अगर इन तीनों की मर्जी नहीं होगी तो कोई भी जनरल नहीं आएगा। सो बात यहाँ पर यह पहुंची हुई है। इसके अलावा बात यहाँ पर यह पहुंची हुई है कि सिपाहियों से हथियार दूर कर दिए गए। मतलब सिपाही पहले होते थे, उनके पास हथियार होते थे ट्रेनिंग वगैरह के। सो जितने भी ट्रूप्स आपके इंटरनली डिप्लॉयड है, मुल्क के अंदर डिप्लॉयड है, जो रेजिमेंट्स अपने हाई कमांड के करीब हैं, सो उनके हथियार वगैरह दूर कर दिए गए। उनसे उन्हें कहा गया कि फिलहाल कुछ महीनों के लिए आप हथियारों से दूर है। इनको डर लग रहा है कि कहीं लोकल रिबेलियन ना हो जाए। ये होना था एक्चुअली में, पाकिस्तान आर्मी चल रही थी 1947 के मॉडल के ऊपर। इनको पता ही नहीं था कि आज के दौर में इंफॉर्मेशन कितनी खतरनाक हो गई है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कितनी खतरनाक हो गई है, इंफॉर्मेशन के थ्रू किस तरह से माइंड मैनिपुलेट हो सकते हैं। सो पिछले 6 महीनों के अंदर जो मुल्क के अंदर कोहराम मचा हुआ था और सिपाही सुन रहे थे, सिपाही देख रहे थे, सो सिपाहियों के अंदर ये चीजें बिल्ड हो रही है कि हमारी लीडरशिप ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी है। सो सिपाही बड़े नाराज है अपनी लीडरशिप से, इसीलिए सिपाहियों से हथियार वगैरह दूर कर दिए गए ताकि अगर कोई बगावत वगैरह ना हो जाए। अगर बगावत हो जाए तो इनके पास कुछ हथियार नहीं होने चाहिए ताकि बगावत को आराम से कुचला जा सके। सो बातें यहां तक पहुंच गई हैं। जीएचक्यू पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ करता था, अब पाकिस्तान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर ही लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान का स्टेट की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। इसे कहते हैं स्टेट कोलैप्स होना। पाकिस्तान की रियासत कोलैप्स होती जा रही है और ये जनरल बाजवा की लेगेसी है। एक चलती फिरती एक ताकत और रियासत को कोलैप्स करवा के जा रहा है और ये जनरल बाजवा लेगेसी छोड़कर जा रहा है, पाकिस्तान की रियासत की धज्जियां उड़ाते हुए जा रहा है। और ये है वो कादियानी जनरल जिसने पाकिस्तान की खिदमत की है। इसीलिए बेहतर है कि आइंदा कभी भी किसी भी कादियानी जनरल को प्रमोट ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच।